हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनटीओ, जिसे एनपीओ भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या अलाभकारी संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाएं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक आगम शोधन खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तक समझा था। एक एग्जाम्पल देके हमने उसको समझाया था। आप लोग उस एग्जाम्पल को देखेंगे तो बाकी सारे के सारे, अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे हैं, सारे वीडियोस देखेंगे तो आप आगम शोधन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है, आज की वीडियो जो होगी वो होगा किसके बारे में? हमारा आय व्यय खाता के बारे में। ठीक है, क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जब जब वीडियोस बनता रहे आपको पता चले। साथ ही साथ अगर आपको इन सारे चैप्टर्स के नोट्स वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए। और हमारा लाइव क्लासेस भी चलता है, जिसमें हमने इस चैप्टर को स्किप करके अगले चैप्टर से यानी पार्टनरशिप से स्टार्ट किया था और रिटायरमेंट वहां पे कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करना, उसको करना, तो सारा चीज फ्री है। आप आराम से हमारे चैनल पे बने रहिए और सारी चीजों को फायदा उठाइए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले, वो लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हमारा टॉपिक है क्या? आय व्यय खाता। हम यहाँ पर इसका डेफिनेशन नहीं लिखे। नॉर्मली हम जब पढ़ाते हैं तो डेफिनेशन लिखने के बाद ही उस चीज को समझाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि डेफिनेशन लिखते हैं, समय जाता है, वीडियोस कम बन पाता है, तो बिना लिखे चीजों को समझा दें। बाकी नोट्स जब हम देते हैं तो उसमें सारी चीज पहले से लिखा हुआ है। आप उस नोट्स को देखेंगे तो आराम से अपने कॉपी में उसको कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि नोट्स भी फ्री है, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो आप नोट्स भी ले सकते हैं फ्री में और आराम से उसका यूज कर सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं कि आय व्यय खाता होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक पीएल अकाउंट को समझते थे किस समय? क्लास 11 में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता। जब लाभ हानि खाता बनता था तो वो हमारे किसके लिए बनता था? ऐसी संस्थाएं जो व्यापार करती थी, जिनका उद्देश्य यानी लाभ कमाना होता था, उन संस्थाओं के लिए लाभ हानि खाता बनता था। लेकिन ये कैसी संस्थाएं? ये ऐसी संस्थाएं जो लाभ हानि नहीं कमाती हैं, लेकिन इनका भी तो होता होगा कुछ इनकम होता होगा, इनका भी तो कुछ खर्च होता होगा। तो उसी गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अपने आय और अपने व्यय, इन सब का हिसाब किताब करने के लिए जो खाता बनाया जाता है, वही खाता क्या होता है? आय व्यय खाता। जैसे पीएल अकाउंट बनता है, सेम तरीका है हमारा आय व्यय खाता बनाने का भी। ठीक है, सेम तरीका। मतलब क्या है? पीएल अकाउंट के डेबिट मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस को लिखते थे, यहां पर भी आय व्यय खाता के भी हम लोग डेबिट में एक्सपेंडिचर लिखते हैं। पर्टिकुलर्स नहीं लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग चीजें क्या लिखते हैं? हम लोग सारे के सारे व्ययों को लिखते हैं और हानियों को लिखते हैं। ठीक है, अब बाकी हम बताएंगे आगे किस प्रकार के व्यय और हानि को लिखते हैं। और इसी तरह जैसे पीएल अकाउंट हम लोग क्रेडिट में डालते थे, क्या? क्रेडिट में हम लोग आय को डालते थे, इनकम्स को डालते थे। सेम इसी तरह इस खाते के भी क्रेडिट में इनकम्स जाएगा और सभी के सभी आय, और हमारा क्या? प्रॉफिट भी याद रखिएगा, प्रॉफिट्स भी जाएंगे। लेकिन किस तरीके से कौन सा चीज जाता है, आगे हम लोग जैसे जैसे सारे टॉपिक को पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होता रहेगा, क्योंकि अभी बहुत चीजें समझना है। बात क्लियर है? ये तो हो गया एक नॉर्मल सा डेफिनेशन। हम बता सकते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने आय और व्यय का हिसाब किताब करने के लिए जो खाते बनाते हैं उसे आय व्यय खाता कहते हैं। इसके डेबिट समस्त व्ययों का लेखा करते हैं, क्रेडिट में समस्त आयों का लेखा करते हैं। अब समझने वाली बात है, पीएल अकाउंट में हम लोग जब डिफरेंस करते थे, यानी जब हम लोग इसका बैलेंसिंग करते थे, तो हमारा अगर क्रेडिट ज्यादा आता था तो प्रॉफिट आता था, और डेबिट ज्यादा आता था तो हमारा लॉस आता था। ये बात क्लियर है? जैसे पीएल अकाउंट में हम लोग ऐड करते थे, क्रेडिट का पक्ष ज्यादा आता था, डेबिट का पक्ष कम आता था, दोनों का डिफरेंस करते थे तो हमारा प्रॉफिट आता था। और उसी तरह अपोजिट में हमारा इधर ऐड करते थे, यानी डेबिट ऐड करते थे ज्यादा आता था, क्रेडिट ऐड करते थे तो कम पड़ता था, तो उसका डिफरेंस हमारा लॉसेज होता था। ये हमको पता है। सेम यहाँ पर भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पर तो प्रॉफिट हो नहीं सकता। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस। याद रखिएगा, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? सरप्लस क्या होता है? तो सरप्लस की जगह पे आप एक और नाम भी लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, यानी इनकम ज्यादा। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी खर्चों पर। ठीक है, खर्चों से हमारा इनकम ज्यादा। हिंदी में इसको कहते हैं आय का व्यय पर आधिक्य। आय का व्यय पर आधिक्य कब होगा? जब आपका इनकम साइड ज्यादा और व्यय यानी एक्सपेंडिचर साइड कम होगा, तो हमारा डिफरेंस सरप्लस कहलाता है। और इसी का उल्टा, जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा और इनकम कम होगा तो उसे कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है कमी, और हमारा जो सरप्लस है उसका मतलब होता है आधिक्य। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी खर्चों का आधिक्य। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम
यानी व्यय का आय पर आधिक्य, ठीक है। ये क्या बताता है, जो हमारा प्रॉफिट है वो कौन सा है, ऊपर वाला, ठीक है, और लॉस कौन सा है, ये नीचे वाला, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आय व्यय खाता बनता है, एकदम तरीका सेम टू सेम है जैसे पीएल अकाउंट बनता है वही उसी तरह। अब थोड़ा सा डिटेल में समझना है, ये तो हो गया डेफिनेशन, आप लोग अपने तरीके से तो लिख सकते हैं, बाकी चीजें समझे रहिएगा, आपको आराम से समझना है। अब चीजें समझिए, हम लोग इसके अंदर किस प्रकार के एक्सपेंसेस को, किस प्रकार के इनकम को लिखते हैं। तो हम इन चीज को समझाने से पहले थोड़ा सा पुराने चीजों का भी बात करते हैं, ताकि अगर आप लोग पहले से पढ़े हुए तब भी याद आ जाए, नहीं पढ़े हैं तब भी आपको समझ में आए। जब हम लोग बनाते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं, एनपीओ का जब हिसाब किताब करते हैं तो उसमें 3 चीजें बनाते हैं। पहला बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा हम लोग बनाते हैं क्या, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं। और तीसरा हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, तीसरा हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ये 3 चीजें हम लोग बनाते हैं। समझने वाली बात है कि हमारी जितनी भी मदें होती हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कहते हैं रेवेन्यू आइटम्स जिसको आयगत मदे कहते हैं, दूसरा कैपिटल आइटम जिसको पूंजीगत मदे कहते हैं। इन दोनों के हिसाब से सारी चीजें इसमें लेके जाते हैं। समझना यहाँ पर है कि इस वाले में, किसमें, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों टाइप्स के मदे जाते हैं। आरसी आरएनसी यानी रेवेन्यू आइटम्स भी और कैपिटल आइटम भी, दोनों आइटम्स इसके अंदर जाते हैं। प्लस इसका कैरेक्टर ये भी था कि इसमें हर साल का, ठीक है, एवरी ईयर के जो भी हमारे पेमेंट और रिसिप्ट्स होते हैं वो सारे जाते हैं। यानी इसके अंदर हर साल के लेखांकन को लिखा जाता है। अगर हमारा पिछले साल का कुछ मिला है तो भी लिखेंगे, इस साल का कुछ मिला है तो भी लिखेंगे, अगले साल का मिला है तो भी लिखेंगे। एवरी ईयर के आइटम्स इसके अंदर जाते हैं। बस फर्क यही होना चाहिए वहां पर कि कैश में हो, क्रेडिट में जो भी चीजें होती थी यानी उधार होता था या नॉन कैश आइटम होता था वो इसके अंदर नहीं लिखा जाता। ये बात आपको हमने पहले भी बताया, देखिएगा पुरानी वीडियो समझ में आएगा। यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ी सी चीजें बदल जाएगा, थोड़ा सा चीजें बदलेगा, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, इसमें केवल रेवेन्यू आइटम जाएंगे, इसमें क्या होगा, केवल रेवेन्यू आइटम जाएंगे। अब रेवेन्यू कैपिटल आइटम क्या होता है हम अभी समझाएंगे, ये मत कंफ्यूजन में रहिएगा कि सर रेवेन्यू आइटम होता है क्या, कैपिटल आइटम क्या होता है, ये नहीं पता। हालांकि ये चीजें कुछ बच्चों को पता होगा कि क्लास 11th का है, लेकिन नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे भी बताएंगे, थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग केवल रेवेन्यू लिखते हैं। दूसरी बात, जैसे इसमें क्या होता है, हर साल के आइटम्स को लिखते हैं और कैश आइटम जाता है, नॉन कैश नहीं जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, रेवेन्यू आइटम जाएगा। दूसरी बात क्या है, केवल करेंट ईयर का जाएगा। करेंट ईयर का मतलब क्या होता है, ये सब बहुत लॉजिकल बातें हैं। अगर इन सब बातों को आपने ध्यान दे दिया ना, कभी भी जिंदगी में आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। रीजन क्या है, फंडामेंटल्स नहीं जानते हैं, बेसिक चीजें नहीं समझते हैं, सीधे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते पढ़ पढ़ के। ऐसे नहीं होता है भाई, पहले बेसिक को समझो, इसीलिए थोड़ा सा समय लिया जाता है और अच्छे तरीके से समझाया जाता है। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू आइटम जाएंगे। दूसरी बात है केवल करेंट ईयर का आइटम जाएगा, यानी पिछले साल का कुछ रहेगा निकाल दो उसको, वो हमारे इस साल से रिलेटेड नहीं, हटा दो उसको, माइनस कर दो, निकाल दो। नेक्स्ट ईयर का भी कुछ होने वाला है, निकाल दो उसे, माइनस करके हटाओ। अगर जुड़ा है नहीं जुड़ा है तो उसको छूना भी नहीं है। हमारे इसमें क्या होगा, केवल और केवल करेंट ईयर का आइटम आएगा। और हमारा गैर व्यापारिक संस्थाएं होते हैं उसमें 3 साल के आइटम होते हैं। पहला होता है हमारा प्रीवियस ईयर का आइटम जिसको PY लिख रहे हैं, फिर करेंट ईयर का आइटम जिसको CY लिख रहे हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर का आइटम जिसको NY लिख रहे हैं, ठीक है। पिछले साल, इस वर्ष और नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल। इन 3 प्रकार का हमारे पास डेटा होता है जिसको लिखते हैं गत वर्ष, चालू वर्ष और नेक्स्ट वाले को आगामी वर्ष, आगामी वर्ष। इस प्रकार से हमारे डेटा होते हैं और हमें लेखा किसका करना है, केवल और केवल करेंट ईयर का। अगर बाई चांस ओवरऑल दिया है एक ही रकम जैसे चंदा में अक्सर मिलता है, सब्सक्रिप्शन में एक ही रकम दे दिया है, तो ऐसे कंडीशन में उसमें एडजस्टमेंट बताया जाएगा कि उस वाले रकम में पिछले साल का कुछ जुड़ा है कि नहीं, इस वाले साल का क्या उसमें है, नेक्स्ट ईयर का कुछ है कि नहीं। अगर इस प्रकार की चीज है तो आपको किसी भी तरीके से फाइंड वही चीज करना है जो करेंट ईयर का होगा। यानी ओवरऑल में अगर पिछले साल का है माइनस करो, अगले साल का है माइनस करो, इस साल का है प्लस करके रखो। पूरा इस साल का हिसाब किताब हमें इसमें डालना है। आपको बाकी दोनों साल से कोई मतलब नहीं, ना पिछले साल से कोई मतलब, ना इस साल से मतलब है। जबकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हर साल का जाता है, पिछले साल का हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, किसी भी साल का हो, हर साल का जाता है, ठीक है। इसमें नॉन कैश आइटम नहीं जाता था, इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर कैश आइटम प्लस नॉन कैश दोनों जाएगा। मतलब इसमें पैसे से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। आपका इनकम या एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट या लॉस पे इफेक्ट डालने वाली चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो कैश में हो या नॉन कैश आइटम में कोई फर्क नहीं। जैसे डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है लेकिन वो इसमें जाएगा क्योंकि वो लॉस है,
वो हमारे क्या होता है, हमारे इनकम को यानी ओवरऑल जो हमारे प्रॉफिट होते हैं, सरप्लस होते हैं, उसको कम करता है। इसलिए नॉन कैश आइटम है लेकिन फिर भी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका असर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट पर पड़ने वाला है। इसीलिए आपको याद रखना है कि इस वाले आइटम में आपका कैश आइटम, नॉन कैश आइटम दोनों जाएगा, यानी नगद और गैर नगद जिसमें पैसे के प्रयोग नहीं हुआ वो दोनों आइटम इसके अंदर जाएगा। इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल यही दो चीजें हैं, ठीक है, मतलब तीन चीजें याद रखिएगा। सबसे पहला रेवेन्यू आइटम्स केवल जाएगा, दूसरा करेंट ईयर की चीज जाएगा, दूसरा कैश और नॉन कैश दोनों जाएगा। ये मत सोचिएगा केवल कैश, जबकि यहाँ पे केवल कैश आता था, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या जाता है, मुख्य तौर पे आप बैलेंस शीट में समझ लीजिएगा कि कैपिटल आइटम जितने भी होते हैं वो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। कैपिटल आइटम जितने भी होते हैं वो बैलेंस शीट में जाता है। आप लोग इन सब चीजों को लिखते भी रहेगा अपने नोट के अकॉर्डिंगली, अपना बनाते भी रहेगा ताकि क्वेश्चन जब लगवाएं तो आपको समझ में आए। बात क्लियर है? तो ये हो गया इसमें, इन तीनों का कैटेगरी हमने बता दिया। इसमें क्या होता है, रेवेन्यू कैपिटल दोनों सभी साल का, केवल कैश। इसमें क्या होता है, केवल रेवेन्यू करेंट ईयर का, केवल इस साल का, कैश प्लस नॉन कैश दोनों। इसमें क्या होता है, कैपिटल आइटम। बात क्लियर है? ये हो गया। अब आगे चलते हैं कि आखिर में ये कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम होता क्या है, इस चीजों को हमें समझना है। हम यहाँ पे इरेज करते हैं, इस चीजों को समझते हैं। देखिए ओवरऑल हम केवल समझा देते हैं, यहाँ पर भी इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। तो देखिए इसमें क्या होगा, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आखिर में ये रेवेन्यू और कैपिटल का क्या लॉजिक है। बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू, कुछ कैरेक्टर होते हैं उससे आपको समझना है। रेवेन्यू आइटम क्या होता है, सबसे पहली बात होता है ये होता है शॉर्ट टर्म आइटम। कोई भी ऐसा आइटम जिसका अवधि, जिसका पीरियड होगा 12 मंथ्स का होगा, यानी 12 महीने में बार बार होने वाला हो या 12 महीने के अंदर तक उसका असर हो, उसके बाद ना जाए, वो सारे के सारे आइटम रेवेन्यू आइटम है। सबसे पहली बात है कैश शॉर्ट टर्म होगा। दूसरा क्या है, रिपीटेड होगा। रिपीटेड होगा यानी बार बार होने वाला हो। एक बार आपने जब कर दिया खर्च या इनकम मिल गया, वो बार बार मिलता रहे या बार बार होता रहे, इस प्रकार के आइटम रेवेन्यू होंगे, ठीक है। रिपीटेड होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, बिजनेस जो हमारा व्यापार, जो संस्था जो चल रहा है उसका सामान्य खर्च, सामान्य लेन देन, जो जिस चीज का हम लोग व्यापार कर रहे हैं उसका सामान्य, जैसे सैलरी सामान्य तौर पे देते रहते हैं, यही सब चीजें। तो सामान्य तौर पे जो चीजें होता है वो हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। मुख्य तौर पे इसी को समझ सकते हैं। और एक ये भी कहा जाता है, ये स्पेशल होता है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग समझा जाता है, लेकिन ये स्पेशल केस है, इसका हम केस आगे चल के आपको बताएंगे। इसलिए इस चीज को बॉक्स में बना के रखिएगा, स्टार बना के रखिएगा। इसका टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो हम आपको आगे चल के समझाएंगे। इस वाले चैप्टर का ये गोल्डन पॉइंट है एग्जाम के समय, ठीक है। इसको स्टार बना के रखिएगा। मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म, रिपीटेड, ऑर्डिनरी, ये तीन कैरेक्टर से काफी है, आप रेवेन्यू समझ जाएंगे, सारे के सारे रेवेन्यू, ठीक है। दूसरी बात होता है कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम सारा ऑपोजिट कर लीजिए। तो कैपिटल में हमारा सबसे पहला, यहाँ पे कैपिटल पूंजी नहीं है बल्कि पूंजीगत आइटम की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म है, तो ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म सीधा सा बात हो गया। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, जो लंबे समय तक असर देगा, जो चीजें हम करते हैं बहुत दिन तक चलने वाला है, लंबे समय का है, ठीक है। दूसरा नॉन रिपीटेड, मतलब ये बार बार होने वाला नहीं, एक बार कर दे तो काफी समय बाद दोबारा करने की जरूरत है, ठीक है, नॉन रिपीटेड। और उसके बाद क्या होगा, स्पेशल होते हैं, ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। स्पेशल का मतलब कभी कभी होता है जो चीजें वो स्पेशल होता है, ठीक है। तो स्पेशल होता है मतलब सामान्य बिजनेस संचालन से लेकर के नहीं होता है बल्कि बाहरी, जैसे हमने कोई एसेट्स बेच दिया, एसेट्स बेचा तो क्या है भाई, वो स्पेशल है, रोज थोड़ी ना उसको बेच रहे हैं, तो पूंजीगत कार्य है वो, ठीक है। बात क्लियर है? इस प्रकार से आपको समझना है रेवेन्यू कैसे होगा, कैपिटल कैसे होगा, इस कैरेक्टर से आप समझ सकते हैं। और आपको इस वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखना है, केवल और केवल रेवेन्यू लिखना है। कोई भी कैपिटल आइटम होगा उसको भूल जाना है इसमें, ठीक है। कैपिटल आइटम कहाँ जाएगा, हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। ये दो बातें आपको अभी तक क्लियर हुआ, क्योंकि हमें इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल समझना है, ठीक है। हालांकि एक हम फॉर्मेट समझाएंगे, उसके बाद एक एग्जांपल समझाएंगे जो अगले वीडियो में होने वाला है। तो ये चीजें समझना है, तो पहले हम पूरा फंडामेंटल जो है आज ही के वीडियो में बता देने वाले हैं, आप लोग को ज्यादा वेट नहीं कराने वाले हैं। ये सारे के सारे फंडामेंटल एकदम जरूर से देखिएगा। जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, भाई हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी हमने पढ़ाया नहीं है। अब इस वीडियो को जानने के बाद आप जो है उस क्वेश्चन की मैक्सिमम चीजें अपने से लगा सकेंगे, इस बात की गारंटी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे आइटम जो आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये कहाँ जाना है, क्यों जाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहला आइटम है दान। दान जो होता है वो दो टाइप का होता है, समझिएगा, ठीक है। दान जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल यानी सामान्य दान, और दूसरा होता है स्पेशल यानी विशेष दान, ठीक है। ये दो प्रकार का दान होता है। जनरल यानी सामान्य दान क्या होता है, वो दान जो केवल मिल गया है, पर्पज नहीं पता है किस लिए मिला है, ठीक है, तो वो आपका सामान्य दान है। जैसे होता है मंदिरों में आप देख रहे हैं डोनेशन बॉक्स होता है ना, उसमें पैसा आ रहा है
कोई बता के थोड़ी ना लेटर लिख के दे रहा है कि भैया इस पैसे को यहीं पे खर्च करना है, उसमें पैसा आ रहा है तो वो कैसा दान है, वो सामान्य दान है, क्योंकि उस पैसे का मंदिर का संस्थापक क्या होगा, जो भी संस्था है, मंदिर जो चला रहा है, जो ट्रस्ट है, उस दान का कुछ भी यूज कर सकता है रोजमर्रा के खर्चों में या किसी भी प्रकार के किसी भी चीजों में खर्च कर सकता है, वो सामान्य दान है। तो वो दान आपका सामान्य जो होता है वो इनकम होता है, क्या होता है, इनकम होता है। और कैसा आइटम होगा, क्योंकि वो रोज मिलता है, आपको ही पता है रोज जब मिलता है तो कैसा आइटम होगा, रेवेन्यू आइटम होगा। तो रेवेन्यू आइटम है तो किस खाते में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। किस साइड जाएगा, क्योंकि इनकम है तो इनकम साइड जाएगा। बात क्लियर है। तो ये क्या होगा, हम इसको इस प्रकार से आई एंड ई लिख रहे हैं, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बात क्लियर हुआ सबको। दूसरी बात है स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है, अब आगे मंदिर में मान लीजिए कोई नेता परेता घूमने आ गया, हम मंदिर का एग्जांपल ले रहे हैं, आप आगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई मंदिर है, वहाँ पे कोई नेता वगैरह आ गया, जैसे अक्सर आप लोग देखते हैं कि लोग जो मंत्री वगैरह होते हैं, जब चुनाव वगैरह होता है तो जाते हैं मंदिर दर्शन करते हैं, उससे पहले किसी को याद नहीं आता है, लेकिन जाते हैं, ठीक है। तो जब वो मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर में जाकर कुछ डोनेशन देते हैं, और वो डोनेशन दे के बता देते हैं कि इस मंदिर का जो है गेट लगवा लीजिएगा, इस मंदिर का जो है एक माला तैयार करवा लीजिएगा, इस मंदिर का जो है कुछ स्पेशली बता देते हैं कि इस मंदिर में जो है भोजन की व्यवस्था हमारी तरफ से करा दीजिएगा। ऐसे करके वो पर्पस बता देता है कि हम जो दान दे रहे हैं उसका क्या यूज होना है, ठीक है। तो ऐसा दान होता है स्पेशल दान, जिसके साथ लिखा रहता है कि वो दान किस लिए है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर गेम, डोनेशन फॉर कुछ भी ऐसा उसके साथ लिखा रहता है स्पेशलाइज्ड कि वो दान इसी चीज के लिए। तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक जिम्मेदारी है। आपको जो पैसा मिला वहां पे आपको केवल मिलने गया है, वो आपके लिए जिम्मेदारी है कि इस पैसा का खर्च कहाँ करना है, वहां खर्च करना है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी होता है, प्लस वो बड़ी रकम में होता है, छोटे मोटे रकम में नहीं होता, बड़ी रकम में होता है। और प्लस क्या है, वो रोज नहीं आता है, रोज नहीं मिलता, कभी कभी स्पेशल टाइम मिलता है। तो जाहिर सी बात है जो रोज नहीं मिल रहा है, नॉन रिपीटेड है, वो क्या है, वो कैपिटल आइटम है। कैपिटल आइटम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, तो याद रखिएगा ये बैलेंस शीट में जाएगा। और क्या है, वो जिम्मेदारी है, इसलिए वो लायबिलिटीज में जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, ठीक है। बात क्लियर है। इन सारी चीजों को भी आप लोग लिखते रहिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जीवन सदस्यता शुल्क। अब सीधी सी बात है, जीवन सदस्यता शुल्क ऐसा फीस एक बार आपने दिया फिर कभी देने की जरूरत नहीं है। एक बार दे दिया उसके बाद कभी देने की जरूरत नहीं, जीवन भर के आप वहां के सदस्य हो गए। अक्सर ये भी मंदिर ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रकार के संस्थाएं हैं, जैसे एक मंदिर ऑर्गेनाइजेशन का हम नाम ले लें, इस्कॉन एक बहुत बड़ा मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन, काफी बड़ा है। वो अमेरिका में भी बहुत बड़ा वर्चस्व रखा है, रूस में भी बहुत बड़ा वर्चस्व रखा है। लगभग विश्व के अधिकांश देशों में वैष्णव धर्म, जो हिंदू धर्म का एक ब्रांच है, दो ब्रांच होते हैं, शैव और वैष्णव, उसमें वैष्णव धर्म जो है उसके प्रचार के लिए, जिसमें वो विष्णु को, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, ठीक है, उनमें उनके प्रचार के लिए बना है। तो उस प्रकार के रिलीजियस ट्रस्ट में क्या होता है, अगर आपने लाइफ मेंबरशिप फी दे दिया तो उसमें क्या है, आप उसके सदस्य हो गए। अब आप वाराणसी में है तो उसका ब्रांच बनारस में भी है, यहाँ पर है। आप मुंबई चले गए, उसका ब्रांच वहां भी है। आप जीवन भर के सदस्यता शुल्क ले लिए, तो आप अगर कभी घूमने जाते हैं कहीं, तो आप उस मंदिर के धर्मशाला में हमेशा रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना है, सारा चीज बकायदे रह सकते हैं। मतलब होटल्स वगैरह में जो खर्च होते हैं, धर्मशाला वगैरह में जो खर्च होता है वो नहीं देना है, आप वहाँ के जीवन भर के मेंबर हैं। आप अभी जाइए, कभी जाइए, और केवल भारत की नहीं, जहां के भी जाना है, जहां जहां इस्कॉन है, पूरे विश्व में जहां जहां इस्कॉन है, वहां जाके आप रह सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, रहने का। अब रहने के बाहर घूम रहे तो मंदिर वाला देगा, ऐसा नहीं है। बात क्लियर है। तो रहने का पूरा वहां पे व्यवस्था होता है, खाने पीने का पूरा व्यवस्था होता है, यही होता है लाइफ मेंबरशिप फी। ये एक मंदिर का एग्जांपल दे लिया। ऐसे किसी भी संस्था में आप जाएंगे, अगर पुस्तकालय में आप लाइफ मेंबरशिप फी लिए तो आप लाइब्रेरी के जीवन भर के सदस्यों को, कभी भी लाइब्रेरी में जाइए, आप कुछ भी वहां से सेवा ले सकते हैं, जो जैसे बुक ले सकते हैं, बाकी सब चीजें हैं, आप सेवा ले सकते हैं। इसी तरह किसी भी क्लब में आपने लिया, वहां का मेंबरशिप लिया, आप जीवन भर उस क्लब के मेंबर हो गए। तो ये होता है आपका लाइफ मेंबरशिप फी। और इसमें क्या होगा, ये भी क्या है, जीवन में एक बार होता है ना, वन टाइम का है। आपको समझ में आ रहा है, एक बार दे दिया उसके बाद कभी नहीं देना है। तो वन टाइम का है, मतलब क्या है, नॉन रिपीटेड है। ये बात क्लियर है। वन टाइम यानी नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड यानी कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम यानी कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और किस साइड पैसा मिला है तो ये भी दायित्व है, जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक ये क्या है, दायित्व बना रहेगा, लायबिलिटी है, ठीक है। इस चीज को भी लिखिएगा। उसके बाद होता है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क क्या होता है, नॉर्मली इस प्रकार के संस्थाओं में एंट्री फी भी लगता है। आप जब जाते हैं तो वहाँ पे प्रवेश शुल्क लगता है। जैसे किसी म्यूजियम में जाते हैं घूमने के लिए, किसी मंदिर वगैरह में भी म्यूजियम वगैरह होते हैं, घूमने वाले कुछ चीजें होती हैं, वहाँ पे एंट्री फी के टिकट कटता है, वो एंट्री फीस होता है। इसके अलावा आप स्कूल में भी जाते हैं, तो स्कूल में जाते हैं तो आपके क्या होता है, हर साल प्रवेश शुल्क लगता है, एडमिशन फीस, आप जानते हैं ना, वही एंट्री फीस है। तो ये ऐसा फीस है जिसका अवधि 12 महीने का होता है, और हर बार लगभग लगता है, रिपीटेड है, 12 महीने का अवधि है, शॉर्ट टर्म में रिपीटेड है, बार बार होता है। तो एक ऐसा आइटम है, रेवेन्यू आइटम है। और इस प्रकार की संस्थाओं को पैसा क्या होता है, मिलता है, इनकम है। तो इनकम है तो क्या होगा हमारा, ये
सबसे पहली बात है कि रिपीटेड आइटम है, शॉर्ट टर्म है, इसलिए रेवेन्यू, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और किस साइड जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। ये सब स्पेशल आइटम याद रखिएगा। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में जैसा क्वेश्चंस होगा उस हिसाब से भी काम करना है, अगर नहीं बोला है तो ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि ये प्रवेश शुल्क का पूंजीकरण करना है, प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है, प्रवेश शुल्क का पूंजीकरण करना है। तो इसका सेंस ये होता है कि प्रवेश शुल्क है तो रेवेन्यू आइटम, लेकिन जब पूंजीकृत करने की बात किया जाता है तो मान लिया जाता है कि एंट्री फीस जो है वो कैपिटल आइटम है, मतलब फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको नहीं लिखेंगे, वो कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। जब क्या किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में उसको डालना है, ना कि वो आपका इनकम साइड में जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि उसको रेवेन्यू नहीं माना है, पूंजी माना है। बात क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। और कभी कभी परसेंटेज के तौर पे बोल देता है कि कभी कभी बोल देता है कि 10% पूंजीकृत करना है, उससे ज्यादा बोलता है 50% करना है, 60% करना है। तो जितना पूंजीकृत करना है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा, और जितना नहीं करना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम साइड जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रवेश शुल्क की बात है। अब आता है उत्तरदान या वसीयत। ये तो नॉर्मली आप लोग वसीयत के बारे में जानते होंगे, लेकिन समझ लीजिए वसीयत क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी खुद की जो कमाई हुई संपत्ति होती है, या पैतृक भी बोल सकते हैं, जो उसके नाम पे है, उस चीज को वो क्या करता है, अपने लोगों में बांट देता है। अपने लोग जिससे वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, जो उसके घर वाले हैं, ज्यादातर घर वालों को ही लोग देते हैं इस प्रकार से। लेकिन कभी कभी बुढ़ापे में लोगों को थोड़ा सा पुण्य कर्म करने का चस्का लग जाता है, क्योंकि भाई बुढ़ापे में नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अब तो जीवन समाप्त होने लगा, ऊपर जाके पता नहीं क्या क्या भोगना है। तो बुढ़ापे में लोगों को भगवान पे अपने आप यकीन हो जाता है। भले ही जवानी जब तक तंदुरुस्त है, मजबूत है, तब तक बोले भगवान कुछ नहीं होता, ये है वो है, ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन बुढ़ापे में सबको यकीन हो जाता है कि भाई है, कोई ना कोई तो है, सुप्रीम पावर कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो उस समय लोगों को दान देने का शौक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, अपना उत्तर का मतलब क्या, जैसे उत्तराधिकारी कहते हैं ना कि हमारे चीजों के बाद ये है, तो उसी तरह उत्तरदान से इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका चीज आप दान कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके बस में है, तो उसको आप दान जब देते हैं तो क्या होता है कि कुछ तो आप बांट देंगे, और कुछ अपने प्रॉपर्टी का, अपने वसीयत का कुछ हिस्सा किसी ट्रस्ट में दान देंगे जिससे आपका जुड़ाव है। जैसे अगर किसी मंदिर में देना है, मंदिर में दे देते हैं, किसी मठ में देना है, मठ में दे देते हैं, किसी अनाथालय में देना है, मान लीजिए आप अनाथालय के ही व्यक्ति थे, आगे चल के सक्सेस किए, आपको अनाथालय से बहुत मोहब्बत है, आप उसमें दान देती हैं। इसी प्रकार के कहीं भी आप दान दे सकते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह वगैरह कहीं भी दान दे सकते हैं, पुण्य कर्म मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो दान होता है वो क्या होता है, लिगेसी कहलाता है, वसीयत कहलाता है। अब जाहिर से बात है, एक बात बताइए, मरने के बाद की चीजें होती है वसीयत, मरने से पहले तो दे नहीं सकते, मरने के बाद ही वो चीज उसके पास जाएगा। तो मरने के बाद की चीज है, तो एक बार ही आदमी मरेगा, बार बार तो मरेगा नहीं, तो नॉन रिपीटेड हुआ, वन टाइम का चीज है, तो कैपिटल आइटम होगा। और कैपिटल आइटम है तो ये कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएगा। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है। अगला हमारा क्या है, खेल के सामान की बिक्री। बहुत ही सिंपल, बिक्री कर रहे हैं खेल के सामान के। हमारा स्पोर्टिंग क्लब है, स्पोर्टिंग क्लब में खेल का सामान बहुत ज्यादा रखा रहता है, और उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ खेल के सामान खराब होते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर एक ही चीज से बहुत लोग आके खेल रहे हैं, खराब हो गई तो धीरे धीरे खराब होता है। पर डे मतलब ऐसा है कि हर बार खराब होता रहता है, और जो खराब होता है उसको हमें बेचना पड़ता है कबाड़ के तौर पे, सेकंड हैंड तौर पे, इस तरह से हमें उसे हटाना पड़ता है। क्योंकि क्या रखेंगे, खराब चीजें नहीं रखेंगे, तो वो कैसा आइटम है, बार बार आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि वो रोज की बातें होंगे, लगभग अक्सर ही वो खराब होते हैं उसमें से सामान, तो वो साल भर में कई बार हो सकते हैं, तो वो रिपीटेड है, बार बार होने वाली है, अल्पावधि के हैं, तो कौन सा आइटम है, रेवेन्यू आइटम है। रेवेन्यू आइटम यानी ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा इनकम साइड में जाएगा। ठीक है, खेल के सामान की बिक्री क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किधर जाएगा, इनकम साइड जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया। अगली बात, पुराने संपत्ति की बिक्री। ये टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है, तो हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, संपत्ति की बेचने की बात हो गई। अब हम लोग खेल का सामान नहीं बेच रहे हैं, बल्कि क्या है, एक एसेट है, उसको बेच रहे हैं। तो आपको सबसे पहली बात ये समझना है कि एसेट्स जितने भी होते हैं वो हमारे कैपिटल आइटम है। ठीक है, एसेट्स जो है वो कैसे आइटम है, वो कैपिटल आइटम है, और हम उस प्रकार के संपत्ति को बेच रहे हैं, कैपिटल आइटम बेच रहे हैं, तो कैपिटल आइटम पे तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कोई संपत्ति हमारे बैलेंस शीट में 10,000 का है, कोई संपत्ति हमारे बैलेंस शीट में 10,000 का है। जैसे हम मान लेते हैं फर्नीचर हमारा 10,000 का है, और उस फर्नीचर का हमने जो है बेच दिया, उसको हमने फर्नीचर को बेच दिया, सेल कर दिया, और वो फर्नीचर हमने 12,000 में बेच दिया। ठीक है, 12,000 में बेच दिया, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, सबसे आराम से समझने वाली बात, बहुत ढंग से समझिएगा।
इसको हमने 12,000 में बेच दिया, तो ये कैपिटल आइटम है 12,000, 10,000 का फर्नीचर हमने बेच दिया। तो आप बताइए जब आप किसी चीज को बेच देंगे तो वो आपके पास रहेगा? बिल्कुल नहीं रहने वाला। बेच दिया तो वो चला गया, वो चला गया। तो सबसे पहली बात, एसेट्स में जो फर्नीचर हमने लिखा है अगर मान लीजिए 10,000 से ज्यादा भी रहता तो उसमें से उसको घटाते हैं, और जो हमने ये 10,000 लिखा है उसमें से हम माइनस करके इसको क्या कर देंगे, इसको जीरो कर देंगे, क्योंकि ये हटा लिया हमने। ठीक है, यानी इस 10,000 में से बैलेंस शीट जब हम नया वाला बनाएंगे तो उस 10,000 में से 10,000 माइनस करके सेल के तौर पे उसको जीरो कर लेंगे, उसमें नील कर देंगे, कुछ नहीं जाने वाला है। या फिर सीधे सीधे आप बैलेंस शीट में फर्नीचर को नहीं डालेंगे, क्योंकि दोबारा लिखने की क्या जरूरत है जब है ही नहीं। लेकिन अगर ज्यादा रहता है, मान लीजिए कि आपके पास फर्नीचर जो है 25,000 का है और आप उसमें से 10,000 लागत वाला फर्नीचर बेच रहे हैं, 10,000 की लागत की फर्नीचर बेच रहे हैं, तो 25,000 में से केवल 10,000 माइनस करेंगे। बैलेंस शीट में आप केवल और केवल 15,000 फर्नीचर डालेंगे, जितना बचा है, जो बेच दिया वो तो गया, जितना बचा उसको लिखेंगे। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात इनके बीच का प्रॉफिट देखा जाता है। 10,000 को 12,000 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का, 2,000 का प्रॉफिट है ना। तो इस प्रॉफिट को आपको लिखना है, इस प्रॉफिट को आपको लिखना है। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये 2,000 वाला जो प्रॉफिट है वो आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। अक्सर लोग इसी में गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। जब कोई एसेट बिकता है, समझ में आया, जो लागत की फर्नीचर बिकी है वो संपत्ति में से माइनस होगा, प्रॉफिट हुआ है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड लिखना है। जस्ट उल्टा, हम यहाँ पे एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब लॉस होगा तो क्या होगा, बेचने पे लॉस भी तो हो सकता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। बात क्लियर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। जैसे हमने 12,000 का बेचा ना, मान लीजिए कि हमने जो है 6,000 का बेचा, तो 4,000 का लॉस होता तो 4,000 हमारा कहाँ जाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। ये बात क्लियर है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्वेश्चंस में मिलते रहते हैं और लोग गड़बड़ करते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया इतनी चीजें। अब अगला बात, धर्मादा। ठीक है, धर्मादा कहते हैं इसको, या धन समर्पण करते हैं, या आधार कोष शुल्क करते हैं। ये होता क्या, पहले इस बात को समझते हैं। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग होते हैं बहुत ही रिलीजियस, बहुत, ये केवल रिलीजियस संस्थाओं में होता है, ये भी समझने वाली बात है। कुछ लोग होते हैं बहुत रिलीजियस होते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, इतना होते हैं कि वो अंधा कह सकते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति कुछ नहीं जानना चाहते और अपना सब कुछ धर्म के रूप में निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ठीक है, और अक्सर ऐसे लोगों पे कृपा भी होता है, भगवान की काफी चीजें उनके पास होती भी हैं, जो बहुत ज्यादा धार्मिक होते हैं, या फिर कह लीजिए कि इलीगल आता रहता है तो लीगली उसको मतलब अपना पाप काटने के लिए भी देते रहते हैं, इस प्रकार भी हो सकता है। तो दोनों टाइप के लोग दुनिया में मौजूद है। तो इस प्रकार का होता है क्या है कि इसमें लोगों के अंदर ऐसी भावना हो जाती है कि वो, जैसे मान लीजिए कोई राम भक्त है, ठीक है, कोई श्री राम भक्त है, तो राम मंदिर वो क्या करेगा कि कहीं भी राम मंदिर दिखेगा वहां पे जाके वो डोनेशन दे देगा। अगर राम मंदिर बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, मतलब ऐसे कुछ संस्थाएं हो गए, ऐसा कोई मंदिर होगा जो बहुत ही ज्यादा बेकार कंडीशन में, वो गया उस जगह पे घूमने के लिए, देखा कि वहां पे राम मंदिर है, तो जाहिर सी बात है राम भक्त है तो मंदिर में जाएगा। राम मंदिर में गया जब दर्शन करने, तो देख रहा है कि वहां पे मंदिर की हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या किया, उस मंदिर के लिए पैसा डोनेट किया। तो ये एक मुफ्त पैसा होता है, भारी रकम होता है बहुत ज्यादा, और उसने डोनेशन दे दिया, बोला कि आप इस मंदिर का पूरा संचालन, पूरा मरम्मत और सब चीज एकदम बेहतर तरीके से कराइए, पैसा हम दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा रकम होता है। ठीक है, धर्मादा जो होता है वो बहुत ही बड़ा, धर्म अदा, धर्म के लिए अदा करना, हिंदी उर्दू दोनों का मिश्रण है ये, तो धर्म के लिए अदा करना ही धर्मादा कहलाता है। बात क्लियर है। तो उसने क्या किया, उसने एक बार में पैसा दे दिया। आधार कोष भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक आधार है, क्योंकि वो मंदिर पहले खराब था, अब उसका आधार के रूप में इसको रख दिया जाता है। अब ये पैसा जो होता है एक बार में इन्वेस्ट, एक बार में पूरा खर्च नहीं किया जाता, जैसे मतलब बहुत ज्यादा पैसा मिल गया तो लेके हम पूरा पैसा जो मंदिर के निर्माण में लगा दिया, उसके बाद कैसे चलेगा मंदिर, उसके बाद कैसे चलेगा। तो वो पैसा क्या होता है, उस पैसे का कुछ पैसा तो आप निर्माण में लगा सकते हैं और कुछ पैसा संचालन के तौर पर रखा जाता है। और वो भी कैसे रखा जाता है, अपने पास नहीं रखा जाता, इन्वेस्ट कर दिया जाता है, कहीं इन्वेस्ट करके रखा जाता है, जिससे कुछ ब्याज वगैरह इस तरह से पैसा इनकम आता रहेगा, और उसी इनकम से हम मंदिर को संचालित करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। ये हमने मंदिर का एग्जांपल लिया, सारे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जो भी रिलीजियस है, जो भी रिलीजियस सब जगह इस प्रकार से होता है। तो इस तरीके के पैसों को कहते हैं इंडोमेंट फी, इंडोमेंट फंड, इस प्रकार से नाम से जाना जाता है। तो ये भी कैसा है, एक बार में मिलता है, वो भी एक मुश्त मिलता है, बहुत बड़ा रकम। तो हमने बताया है कि ये क्या होता है, यहाँ पर बिग अमाउंट भी कह सकते हैं, स्मॉल की जगह बिग अमाउंट, लार्ज अमाउंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इकट्ठा बहुत बड़ा रकम होता है। कैपिटल आइटम हुआ, नॉन रिपीटेड है, तो कैपिटल आइटम है तो क्या होगा, इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, ये आइटम क्या होगा, तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा और किस साइड जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। इकट्ठा बहुत बड़ा रकम मिलता है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में ये जाएगा। ठीक है, इंडोमेंट फी, बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्पेशल कोर्स, इसके बारे में हम जो है क्वेश्चन के साथ बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। इसको हमने लिख दिया ताकि आप ना कहें कि सर इसको कहाँ भूल गए।
हमने लिख दिया है, लेकिन विशेष कोर्स जो है जब हम क्वेश्चन बताते रहेंगे तो उसके बीच में हम इसका एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें ये चीज दिया रहेगा, वहां पे इससे रिलेटेड सारे लॉजिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो अभी जो है अभी के लिए इतना ही। इस सारी चीजों को समझिएगा, याद कीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, समझ के याद कीजिएगा, यानी कि केवल रटने की कोशिश कीजिएगा, समझ के याद कीजिएगा। और इसका जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो प्रैक्टिस करवाते रहेंगे इन सारे चीजों को बोल बोल के, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर आपको ये चैप्टर एकदम चुटकी का खेल लगेगा, बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सारी चीजें पसंद आता है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, तो अपने जैसे और भी बच्चों को बताइए ताकि उनको भी समझ में आए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इस चैनल पे सारी चीजें फ्री हैं। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो भी बच्चे कॉमर्स के हैं, क्लास 11th के हों, क्लास 12th के हों, उनको इस चैनल के बारे में बताएं, वो जल्दी जल्दी चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें चैनल को, गेन हो सब्सक्राइबर्स, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप में आए। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप ज्ञान आश्रम सर्च करके वहां पे भी हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। और सारी चीजें फ्री हैं, वहां पर भी नोट्स मिलेगा, हर जगह नोट्स मिल जाएगा, आप जहां भी मांगेंगे, या फिर वहां पे ये बता दिया जाएगा नोट्स कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर आप सभी जगह जुड़िए और इसी तरह चैनल पे अपना प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जो इस टॉपिक का यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, साथ ही साथ फॉर्मेट होगा। पहले तो फॉर्मेट समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट होगा और फिर हम लोग बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन लेंगे, एक मेन क्वेश्चन। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, बाय।